हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए ऑफिस प्रोसीजर मतलब कि कार्यालय प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो साथियों, देखते हैं कार्यालय प्रक्रिया मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन। 221। इन व्हाट केसेज इज देयर नो नीड फॉर ड्राफ्टिंग? किस मामले में मसौदा तैयार करने की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब कि ड्राफ्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेज, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, सैट फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब कि ड्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ड्राफ्ट तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। कौन से केसेज में? स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेज के मामले में, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में कोई ड्राफ्टिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के। और साथ में सेट फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वहां पर भी ड्राफ्टिंग की जरूरत नहीं होती। वहां एक सेट होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसके अनुसार कम्युनिकेशन करना होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। अगले सवाल देख लेते हैं। 222। What type of file may be permitted for recording notes relating to sensitive or delicate matters in the areas of personnel, policy issues and finance? कार्मिक, नीतिगत मुद्दों और वित्त के क्षेत्रों में संवेदनशील या नाजुक मामलों से संबंधित नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रकार की फाइल की अनुमति दी जा सकती है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे परमानेंट फाइल्स, सिंगल फाइल, डुप्लीकेट ई फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। अगर रिकॉर्डिंग नोट्स हैं वो रिलेटेड हैं सेंसिटिव मैटर से या डेलिकेट मैटर से, जो कि पर्सनल या पॉलिसी इश्यूज पर आधारित है या फाइनेंस से संबंधित है, तो किस प्रकार की फाइल तैयार कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, डुप्लीकेट ई फाइल्स। डुप्लीकेट ई फाइल्स हैं वो बनाई जा सकती है किसके लिए? सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर है, किससे संबंधित है? पर्सनल इश्यूज से, कार्मिक इश्यूज से। साथ में कोई नीतिगत मुद्दे हैं या पॉलिसी इश्यूज हैं, फाइनेंस इश्यूज है, इनसे संबंधित फाइल है वो रिकॉर्ड की जा सकती है किस रूप में? डुप्लीकेट ई फाइल के रूप में रिकॉर्ड की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 223। व्हाट डज द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेक रेफरेंस टू? कानून और न्याय मंत्रालय किसको संदर्भित करते हुए पत्र देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी अथॉरिटीज सच एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एटसेट्रा, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। कानून या न्याय मंत्रालय किसको संदर्भित करते हुए पत्र दे सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी अथॉरिटीज जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको भी कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वो रेफरेंस दे सकता है। इन सभी को जो संवैधानिक या वैधानिक अथॉरिटीज होती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन सभी को रेफरेंस दे सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं। 224। ऑल कम्युनिकेशंस ऑफ ए रूटीन नेचर क्लियरली रिलेट टू द बिजनेस ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर जनरली एड्रेस टू? एक नियमित प्रकृति के सभी संचार जाहिर तौर पर किसी विशेष विभाग के व्यवसाय से संबंधित होते हैं। आमतौर पर किसको संबोधित किए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, द सेक्रेटरी इन द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, अंडर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। जो कि नियमित प्रकृति के संचार है और जाहिर तौर पर विशेष विभाग के व्यवसाय से संबंधित होते हैं, तो किसको संबोधित करके पत्र जारी किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द सेक्रेटरी इन द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। जिस विभाग से संबंधित वो बिजनेस है या व्यवसाय है, उससे संबंधित कोई रूटीन नेचर के कोई मैटर है, सचिव या सेक्रेटरी को संबोधित करते हुए पत्र जारी किए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द सेक्रेटरी इन द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। अगला सवाल है हमारा 225। इफ ए रेफरेंस टू ए फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एड्रेस टू ए लोअर लेवल ऑफिसर, बाय विच ऑफिसर कैन ए रिप्लाई टू सच ए रेफरेंस बी सेंट इन नॉन पॉलिसी मैटर्स? यदि किसी पूर्व संसद सदस्य का संदर्भ निचले स्तर के अधिकारी को संबोधित किया जाता है, तो गैर नीतिगत मामलों में ऐसे संदर्भ का उत्तर किस अधिकारी द्वारा भेजा जा सकता है?
क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कोई पूर्व संसद सदस्य है, मतलब कि एक्स पार्लियामेंट्री मेंबर है, और उसने किसी निचले स्तर के अधिकारी को संबोधित करते हुए कोई गैर नीतिगत मामले से संदर्भित कोई उत्तर मांगा है, कोई जानकारी मांगी है, तो वो जानकारी कौन देगा, रिप्लाई कौन करेगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे द ऑफिसर हिमसेल्फ, द चीफ सेक्रेटरी, द जॉइंट सेक्रेटरी, द अंडर सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द ऑफिसर हिमसेल्फ। जिस भी अधिकारी को संबोधित करते हुए मैटर भेजा गया है या जिससे जानकारी ली गई है, जिसको एड्रेस करके जानकारी लेने की कोशिश की गई है, तो एक्स पार्लियामेंट्री मेंबर है, उसको क्या किया जाएगा, उसी अधिकारी द्वारा जवाब दे दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा द ऑफिसर हिमसेल्फ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं 226। टू whom आर important communications अदर देन communications ऑफ ए रूटीन नेचर रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ ए डिपार्टमेंट एड्रेस? किसी विभाग के व्यवसाय से संबंधित नियमित प्रकृति के संचार के अलावा अन्य महत्वपूर्ण संचार किसे संबोधित किए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, द सेक्रेटरी इन द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी और द एडमिनिस्ट्रेटर, अंडर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। क्या सही उत्तर हो जाएगा? अगर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन किया गया है जो कि संबंधित नहीं है, वो रूटीन नेचर से संबंधित नहीं है, उसके व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो किसको संबोधित करते हुए पत्राचार किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द चीफ सेक्रेटरी और द एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब कि रूटीन नेचर के हैं, उनको जो अधिकारी को दिया जाता है वही करेगा, जवाब देगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके कि रूटीन नेचर का कोई कम्युनिकेशन है तो उसको सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है वो उत्तर देगा, रिप्लाई करेगा, उसको संबोधित किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है और रूटीन नेचर का नहीं है, रूटीन बिजनेस से संबंधित कोई पत्राचार नहीं है, तो यहाँ पर जवाब कौन देगा? किसको संबोधित करके ये पत्राचार किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा चीफ सेक्रेटरी और द एडमिनिस्ट्रेटर। अगला सवाल देख लेते हैं 227। व्हाट इज इंटर डिपार्टमेंटल नोट? अंतर विभागीय नोट क्या है? इट मे बी एम्प्लॉयड फॉर ऑब्टेनिंग द एडवाइस, व्यूज, कंकरेंस और कमेंट्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑन ए प्रपोजल और इन सीकिंग clarification of the existing rules, instructions, etc. It may also be used by a department when consulting its attached and subordinate offices and vice versa. C. Both A and B, neither A nor B. Correct answer will be C. Both A and B. मतलब कि इंटर डिपार्टमेंटल नोट क्या होते हैं? It may be employed for obtaining the advice, views, concurrence, or comments of other departments on a proposal or seeking in clarification of the existing rules, instructions, etc. इसके लिए किया जा सकता है, इंटर डिपार्टमेंटल नोट बनाए जा सकते हैं। साथ में ही it may also be used by a department when consulting its attached and subordinate offices and vice versa। मतलब कि इंटर डिपार्टमेंटल नोट है, उनसे कोई कंसल्टिंग करने के लिए जो सबॉर्डिनेट या अटैच ऑफिसेज है, उनसे कोई भी बात लेने के लिए, कोई सूचना लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए इंटर डिपार्टमेंटल नोट बनाए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही हो जाएंगे। इसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल नोट के लिए ये दोनों फीचर हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल हमारा हो जाएगा 228। What type of correspondence is generally done to the officers of a state government like the chief secretary of the state? राज्य सरकार के अधिकारियों जैसे राज्य के प्रमुख सचिव के साथ सामान्यतः किस प्रकार का पत्राचार किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस कम्युनिकी, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर। स्टेट गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी है, उसको किस प्रकार का कम्युनिकेशन किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, डेमी ऑफिशियल लेटर है वो जारी किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है या दूसरे अधिकारी हैं, वो डेमी ऑफिशियल लेटर के द्वारा चीफ सेक्रेटरी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, पत्राचार कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Move to question number 229. What is the name of the ministry that can directly approach the Comptroller and Auditor General of India for views or advice? उस मंत्रालय का क्या नाम है जो विचारों या सलाह के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से सीधे संपर्क कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
कौन सी मिनिस्ट्री है जो डायरेक्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से बात कर सकता है, व्यूज ले सकता है, एडवाइस ले सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। मतलब कि सीएजी के व्यूज ले सकता है, साथ में एडवाइस भी उससे ले सकता है फाइनेंशियल मैटर पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं 230। टू whom आर मैसेजेस रिक्वायरिंग इमीडिएट और हायर लेवल अटेंशन टू द लोकसभा सेक्रेटरीट और द राज्यसभा सेक्रेटरीट एड्रेस्ड? लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय पर तत्काल या उच्च स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता वाले संदेश किसे संबोधित किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे हैं चीफ सेक्रेटरी, कंसर्न सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। सही उत्तर हो जाएगा बी, कंसर्न सेक्रेटरी। मतलब कि राज्यसभा या लोकसभा के सचिवालय से कोई तत्काल इमीडिएट अटेंशन चाहते हैं, या हायर लेवल का कोई अटेंशन है, उच्च स्तरीय कोई ध्यानाकर्षण है, तो उसके लिए किसको लिखा जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा कंसर्न सेक्रेटरी, राज्यसभा के सेक्रेटरी को लिखा जाएगा या लोकसभा के सेक्रेटरी को लिखा जाएगा, जहां पर कि तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है या उच्च स्तर के कोई अटेंशन की आवश्यकता होती है, तो संबोधन किसको किया जाएगा? कंसर्न सेक्रेटरी को किया जाएगा, या तो लोकसभा के सेक्रेटरी को किया जाएगा या राज्यसभा के सेक्रेटरी को किया जाएगा। साथियों, ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफओ, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231। डेमी ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज नॉट सेंट बिलो विच ऑफिसर ऑफ ए स्टेट? किसी राज्य के किस अधिकारी के नीचे अर्धशासकीय संचार नहीं भेजा जाता है? मतलब कि डेमी ऑफिशियल लेटर है, किस लेवल के अधिकारी से नीचे को नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देख लेते हैं चीफ सेक्रेटरी और द एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है, वो डेमी ऑफिशियल लेटर के द्वारा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर राज्य सरकार का कौन अधिकारी है जिसको डेमी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया जा सकता है, उससे नीचे को नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉइंट सेक्रेटरी हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल है, यहाँ पर प्रोटोकॉल के अनुसार जो अधिकारी है उनका रैंक बांटा जाता है। तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को कम्युनिकेशन डेमी ऑफिशियल लेटर के द्वारा किया जा सकता है। इससे कम वाले अधिकारी को डेमी ऑफिशियल लेटर के द्वारा कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, जॉइंट सेक्रेटरी। अगला सवाल देख लेते हैं 232। हु कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एन एड्रेस रिक्वायरिंग इमीडिएट और हाई लेवल अटेंशन बाय द लोकसभा सेक्रेटरीट और द राज्यसभा सेक्रेटरीट? लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय द्वारा तत्काल या उच्च स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता वाले संबोधन में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है द स्पीकर और द चेयरमैन डायरेक्टली, कंसर्न सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द स्पीकर और द चेयरमैन डायरेक्टली। मतलब कि लोकसभा का स्पीकर है या राज्यसभा का चेयरमैन है, इसको डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन है वो नहीं किया जा सकता। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, अगर कोई कम्युनिकेशन करना होगा राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए तो कंसर्न सेक्रेटरी को किया जाएगा, ना कि डायरेक्टली लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के अध्यक्ष को किया जाएगा। ये डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द स्पीकर और द चेयरमैन डायरेक्टली। ऑफिस प्रोसीजर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 233। व्हाट शुड बी अटेंडेड टू प्रॉम्प्टली? किस बात पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए? कम्युनिकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स, कम्युनिकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड वीआईपीज, कम्युनिकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेसमैन, कम्युनिकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ एनजीओ। तो कौन से मैटर को तुरंत ही प्रॉम्प्टली लिया जाएगा, तुरंत ही अटेंड किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द कम्युनिकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड वीआईपीज। जो एमपीज होते हैं, संसद सदस्य होते हैं या वीआईपी हैं, उनके मैटर को तुरंत ध्यान में लाया जाएगा, उसको प्रॉम्प्टली अटेंड किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, कम्युनिकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड वीआईपीज विल बी अटेंडेड प्रॉम्प्टली। क्वेश्चन नंबर 234। By whom should a reply be made other than communication addressed to the minister?
मंत्री को संबोधित संचार के अलावा उत्तर किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? मान लीजिए कि मंत्री को डायरेक्ट कोई संचार नहीं किया जा रहा है, तो रिप्लाई कौन देगा? ऑप्शन देख लेते हैं। एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ओनली, द चीफ सेक्रेटरी, द जॉइंट सेक्रेटरी, द अंडर सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ओनली। सेक्रेटरी लेवल का कोई अधिकारी है, कम्युनिकेशन का रिप्लाई कर सकता है, जो कि मिनिस्टर को संबोधित नहीं किया गया है। तो मिनिस्टर को संबोधित किया गया होता तो उसके लिए अलग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर मिनिस्टर को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया गया है, इस प्रकार के कम्युनिकेशन का रिप्लाई है या उत्तर कौन देगा? एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ओनली। Move to question number 235. If a communication is addressed to the head of an attached or subordinate office, public sector undertakings, financial institutions including nationalized bank, division, branch, in charge in a ministry, department, organization, who will reply? यदि कोई संचार किसी मंत्रालय, विभाग, संगठन से संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित के विभाग अध्यक्ष, शाखा प्रभारी को संबोधित किया जाता है, तो कौन उत्तर देगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी मंत्रालय, विभाग, संगठन से संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय है या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, वित्तीय संस्थान है जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल है, उनके विभाग अध्यक्ष या शाखा प्रभारी को संबोधित कोई पत्र भेजा जाता है, कम्युनिकेशन भेजा जाता है, तो उसका उत्तर कौन देगा? ऑप्शन हो जाएंगे द सेक्रेटरी, द चीफ सेक्रेटरी, द एड्रेसी हिमसेल्फ, द अंडर सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द एड्रेसी हिमसेल्फ। जिसको भी संचार किया जाएगा, जिसके संबोधन से संचार किया जाएगा, वही जवाब देगा। जिसको संबोधित करके संचार भेजा गया है वही अधिकारी है, वो उत्तर देगा। एड्रेसी हिमसेल्फ उत्तर देगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा द एड्रेसी हिमसेल्फ। क्वेश्चन देख लेते हैं 236। व्हाट शुड एन ऑफिसर डू बिफोर सेंडिंग ए रिप्लाई टू ए कम्युनिकेशन इन पॉलिसी मैटर्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिसी मैटर पर कोई रिप्लाई किया जा रहा है तो क्या करना होगा? नीतिगत मामलों में किसी संचार का उत्तर भेजने से पहले एक अधिकारी को क्या करना चाहिए? ही शुड हैव प्रायर कंसल्टेशन विद हायर अथॉरिटीज, ही शुड रिप्लाई टाइमली, ही शुड रिप्लाई प्रिसाइजली, ही शुड रिप्लाई अप्रोप्रिएटली। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? नीतिगत मामलों में किसी संचार का उत्तर भेजने से पहले एक अधिकारी को क्या करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ही शुड हैव प्रायर कंसल्टेशन विद हायर अथॉरिटीज। मतलब कि पॉलिसी मैटर है, यहाँ पर कोई नीतिगत मामला है, तो उत्तर देने से पहले उसको हायर अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से कंसल्टेशन करना होगा। सही उत्तर हो जाएगा ई, ही शुड हैव प्रायर कंसल्टेशन विद हायर अथॉरिटीज। क्वेश्चन देख लेते हैं 237। However, it must be ensured that what should be a minimum level to reply to the members of parliament and VIPs who can only reply in the form of letter. हालांकि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सांसदों और वीआईपी को जवाब देने के लिए न्यूनतम स्तर क्या होना चाहिए, जो केवल पत्रों के रूप में जवाब दे सकते हैं? द सेक्रेटरी, द चीफ सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, द अंडर सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, द अंडर सेक्रेटरी। एमपीज के लिए या वीआईपीज के लिए पत्र के माध्यम से कम्युनिकेशन कौन कर सकता है? उससे नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता। तो मिनिमम लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा? द अंडर सेक्रेटरी हो जाएगा। अंडर सेक्रेटरी है वो कम्युनिकेट कर सकता है पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से एमपी को, वीआईपीज को, उससे नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 238। If the reference of an ex-member of parliament is addressed to a minister or secretary, at what level of authority can the reply to such a reference be sent after obtaining the approval of the secretary of the ministry or department? यदि किसी पूर्व संसद सदस्य का संदर्भ किसी मंत्री या सचिव को संबोधित किया जाता है, तो मंत्रालय, विभाग के सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किस स्तर के अधिकारी ऐसे संदर्भ का उत्तर भेज सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई पूर्व सांसद है और उसने मंत्री या सचिव को संबोधित किया है, तो मंत्रालय या विभाग के सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद में किस स्तर का अधिकारी ऐसे संदर्भ का उत्तर भेज सकता है? ऑप्शन है द सेक्रेटरी, द चीफ सेक्रेटरी, द जॉइंट सेक्रेटरी, द अंडर सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द जॉइंट सेक्रेटरी। मतलब कि सेक्रेटरी से अनुमोदन लेने के बाद में, उसका अप्रूवल लेने के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी है इस प्रकार का रिप्लाई दे सकता है, उत्तर भेज सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा द जॉइंट सेक्रेटरी।
Move to question number 239. Each communication received from a member of parliament VIP shall be acknowledged within dash days, followed by a reply within the next dash days of acknowledgement sent. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के टाइमिंग वाले क्वेश्चन है, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और नया कोई प्रकार है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। संसद सदस्य वीआईपी से प्राप्त प्रत्येक संचार को डैश दिनों के भीतर पावती दी जाएगी। उसके बाद पावती भेजे जाने के अगले डैश दिनों के भीतर उत्तर दिया जाएगा। मतलब कि एक्नोलेजमेंट है, कोई कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या वीआईपी से, कितने दिनों के अंदर एक्नोलेजमेंट भेजा जाएगा और एक्नोलेजमेंट भेजने के कितने दिनों के अंदर उसका जवाब दे देना होगा कम्युनिकेशन का। ऑप्शन है 10 डेज, 15 डेज, 15 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 15 डेज, 15 डेज। मतलब कि पावती है वो 15 दिनों के अंदर दी जाएगी। 15 दिनों के अंदर उसको पावती दे देनी होगी, एक्नोलेजमेंट दे दिया जाएगा अगर कोई कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है एमपी से या वीआईपी से। इसके साथ में पावती देने के बाद में, एक्नोलेजमेंट देने के बाद में 15 दिनों के अंदर उसको क्या देना होगा, रिप्लाई करना होगा, उत्तर देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 15 डेज, 15 डेज। 15 दिनों के अंदर उसको कम्युनिकेशन का जवाब देना होगा पावती के रूप में। पावती देने के बाद में उत्तर भेजना होगा 15 दिनों के अंदर। और साथियों देख लेते हैं मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 12 का अंतिम क्वेश्चन 240। हु शुड रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशंस एड्रेस टू ए मिनिस्टर। एक मंत्री को संबोधित संचार का जवाब किसे देना चाहिए? द चीफ सेक्रेटरी, द मिनिस्टर हिमसेल्फ, द जॉइंट सेक्रेटरी, द अंडर सेक्रेटरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कोई संचार या कम्युनिकेशन है, मंत्री को डायरेक्ट संबोधित करते हुए आया है, तो उसका जवाब कौन देगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा द मिनिस्टर हिमसेल्फ। मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन मंत्री को सीधे संबोधित करके आए हैं तो उसका जवाब है वो मंत्री को देना होगा। मंत्री साहब है, डायरेक्टली उसका जवाब देंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द मिनिस्टर हिमसेल्फ। इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 12 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चंस हैं वो संबंधित थे कि किसको कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कौन रिप्लाई दे सकता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आज हमने चर्चा किए। और आज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। साथियों, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।